जी, अस्सलाम वालेकुम। Dear sisters and brothers, Assalamu alaikum. My name is Mohammed Hamid. I'm working in FBR as an Inspector Inland Revenue, Regional Tax Office, Roda, since May 2018. I was selected through the Federal Public Service Commission. This video is regarding to discuss the multiple topics which are basically required to know by everyone applicants. इस वीडियो को बनाने का बेसिकली पर्पस यही था कि काफ़ी सारे दोस्तों की तरफ से रिपीटेड क्वेश्चन आ रहे हैं ताकि उनकी जो भी बेसिक हर्डल्स हैं या बेसिक एक एम्बिग्यूटी या एक कन्फ्यूजन है उसको दूर किया जाए। तो दोस्तों हम इस वीडियो में आज बेसिकली कुछ टॉपिक क्लियर करेंगे, डिस्कस करेंगे इन डिटेल, जिसमें सबसे पहले नेचर ऑफ़ जॉब है। एफबीआर के बारे में कुछ थोड़ा बहुत आपको बताया जाएगा। फर्दर इसकी जो डिटेल ऑफ जॉब है, जेडीज़ क्या हैं इस जॉब की, उस हवाले से डिस्कस किया जाएगा। फर्दर सेकंड वन नंबर पे इसमें हाउ टू अप्लाई थ्रू फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन वो डिस्कस किया जाएगा। और थर्ड वन नंबर पे इसका जो कंप्लीट एक सिलेबस है उसको हम पार्ट वाइज डिस्कस करेंगे और उसमें हम ये देखेंगे कौन कौन से टॉपिक्स आप कहाँ कहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। फोर्थ वन पे जो आखिरी इसमें हम आज टॉपिक आपको मैं यहाँ पे बताऊँगा वो है कि सिलेक्शन ऑफ बुक, कौन से की फैक्टर्स हैं जिनको आपने मद्देनज़र रख के एक बुक सेलेक्ट करनी है। और फर्दर मेथडोलॉजी बहुत इम्पॉर्टेंट है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है कि आपने इसकी प्रिपरेशन के लिए मेथडोलॉजी क्या अडॉप्ट करनी है। ये बहुत ज़रूरी है और हर स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ कि बेसिकली एफबीआर पाकिस्तान में एक कलीदी किरदार अदा कर रहा है फॉर कलेक्शन ऑफ टैक्स रेवेन्यू। सेकेंडली इसका जो काम है वो फेडरल गवर्नमेंट को फिजिकल पॉलिसी और बजटरी टास्क असाइनमेंट्स में सपोर्ट करना, असिस्ट करना, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को, वो भी इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी में आता है। यूँ तो एफबीआर की बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइनमेंट्स होती हैं फेडरल गवर्नमेंट के साथ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के साथ लिंक एक अटैच डिपार्टमेंट है। हम यहाँ पे जस्ट एक नेचर ऑफ जॉब डिस्कस करेंगे जिसके लिए आप लोग अप्लाई करने जा रहे हैं। तो पोस्ट का नाम है इंस्पेक्टर इनलैंड रेवेन्यू। यहाँ पे एक क्वेश्चन क्रिएट होता है कि व्हाट इज़ मीन बाय इनलैंड रेवेन्यू। बेसिकली एफबीआर एक डिपार्टमेंट है, उसके अंदर फर्दर दो विंग्स हैं। जो फर्स्ट वन है उसका नाम है कस्टम्स और सेकंड वन है इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज। तो ये जो जॉब्स हैं ये आपको इनलैंड रेवेन्यू सर्विसेज में ऑफर की जा रही हैं या इसकी एडवर्टाइजमेंट की गई है। आप अपॉइंट होंगे इनलैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अंडर। तो इसकी जेडीज़ जो हैं वो ऑलमोस्ट ऐसी ही होती हैं। आप एक ग्रेड 16 के इंस्पेक्टर्स होते हैं, आपके ऊपर इसमें सीएसपी क्लास बैठी होती है, आपने उनके साथ अटैच होकर काम करना होता है। आपकी बेसिकली जो जेडीज़ हैं वो है आपने मार्केट विज़िट करनी होती है, टेरिटरी जो भी असाइंड होती है आपके जिस भी यूनियन ऑफिस में पोस्टेड होते हैं वहाँ की, आपने सर्वे कंडक्ट करने होते हैं, अपने मार्केट इंक्वायरीज करनी होती हैं। कोई भी स्पेशल असाइनमेंट आपको दी जाती है आपके सीनियर ऑफिसर या इमीडिएट रिपोर्टिंग ऑफिसर की तरफ से, वो आपने कंप्लीट करनी होती है। तो मोस्टली इसमें जो फील्ड वर्क भी होता है, नेचर ऑफ डिपेंड करता है कि आपको किस जगह पे पोस्ट किया गया है। अगर आप किसी यूनिट वगैरह में पोस्टेड हों तो फिर उसमें आपका फील्ड वर्क बहुत ज़्यादा होता है। अगर आप किसी सेंट्रल ऑफिस में या किसी आप कमिश्नर ऑफिस में पोस्टेड हों तो फिर आपका उसमें 95% जो है आपका वो ऑफिस वर्क ही होता है। तो इसमें ऑलमोस्ट काफ़ी सारे दोस्त इसमें सैलरी के बारे में पूछ रहे थे। दोस्तों इसमें सैलरी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंशियल अथॉरिटी या अदर प्रोविंशियल डिपार्टमेंट्स में BS16 के कंपेयर किया जाए तो इसमें सैलरी आपकी उससे आप कह लें कि इसमें अच्छी खासी होती है। कम्पिटिटिव मार्केट जो है उसके हवाले से बहुत बेहतर होती है। आप ये दूसरे लफ्ज़ों में ये कह सकते हैं कि ग्रेड 17 जो प्रोविंशियल अथॉरिटीज़ में ले रहा होता है, ग्रेड 17 का ऑफिसर, वही सैलरी यहाँ पे आपको दी जाती है। इसमें स्टार्ट में पहले साल में आपकी ऑलमोस्ट सैलरी 40,000 के राउंड अबाउट होती है जो कि विद इन 1 ईयर आपकी 50+ हो जाती है। तो ये एक हैंडसम सा पैकेज आपको इसमें दिया जाता है। और सेकेंडली हम अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं कि आपने इसमें अप्लाई कैसे करना होता है।
फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से क्योंकि ये जॉब्स ऑफ़र की गई हैं, एडवर्टाइज़ की गई है, उसी की वेबसाइट पे आपने अप्लाई करना होता है, उसी की वेबसाइट से आपने चालान प्रिंट लेकर उसको फिल आउट करके नेशनल बैंक में फ़ी जमा करके 300 इसकी फ़ी होती है, वो सबमिट करके आपने ऑनलाइन ही अप्लाई करना होता है। तो ये लास्ट डेट में मोस्टली एफपीएससी की वेबसाइट जो है वो ज़रा स्टकअप हो जाती है, तो आप बेहतर है कि लास्ट डेट से पहले ही अप्लाई कर दें। थर्ड वन पे है सिलेबस। एक इस वीडियो का प्राइमरी पर्पस जो था वो था सिलेबस को डिस्कस किया जाए और ये डिस्कस किया जाए कि इस सिलेबस को कवर अप कैसे करना है या कहाँ-कहाँ से प्रिपेयर किया जाए या इसके हवाले से कोई बुक भी मार्केट में अवेलेबल है या नहीं। तो दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि इसका डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफ़िकेशन बैकग्राउंड क्या है। अगर तो आपका कॉमर्स है या बिज़नेस एडमिनिस्ट्रेशन है तो आपने अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री में लाज़मी सब्जेक्ट पढ़ा होगा टैक्सेशन का, जिसमें आपने इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस की न्यूमेरिकली किए होंगे, सेल टैक्स का भी न्यूमेरिकल किया होगा। लेकिन इस जॉब के लिए जो आपका सिलेबस है उसमें न्यूमेरिकल बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एमसीक्यूज़ बेस्ड एक पेपर होता है 100 का। इसमें आपके एमसीक्यूज़ ही आते हैं जो कि थ्योरेटिकल पोर्शन आपका कवर अप करता है। लेकिन इसमें जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का जो सिलेबस इन्होंने इंक्लूड किया है उसमें आपका वही ऑलमोस्ट टॉपिक्स हैं जो आपने बीकॉम या बीबीए में ये पढ़े होते हैं। अब बात आ जाती है कि जिसने एमएस या ग्रेजुएशन विद इकोनॉमिक्स के साथ की है तो उसके लिए ये चीज़ें तो उसने नहीं पढ़ी होंगी, लेकिन जो अदर टॉपिक्स हैं, जनरल टॉपिक्स हैं, वो उसने लाजमी पढ़े होंगे, जैसे कि फ़िस्कल पॉलिसी है। तो इकोनॉमिक्स वाले इसमें इतना परेशान ना हो कि उनको ये कवर अप करना इतना मुश्किल हो जाएगा, ये होगा वो, इसमें कोई इतना हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप जस्ट इसमें डट जाएँ, आप 2 माह 2.5 मंथ्स इसमें प्रिपरेशन करें तो ईज़िली कवरेबल है। थर्ड वन पे डिग्री इसमें है स्टैटिस्टिक्स, जो कि एक डिग्री और उन्होंने इस किसी भी टॉपिक को थॉरोली या इसमें डिटेल्ड में नहीं पढ़ा होता, लेकिन उनके लिए क्योंकि न्यूमेरिकल उनका अच्छा खासा होता है तो उनके लिए भी ये कोई इतना मुश्किल नहीं है। अगर वो भी इसको सेक्शंस को समझ लेते हैं, ऑर्डिनेंस को, एक्ट्स को प्रॉपर्ली थॉरोली बैठ के रीड कर जाते हैं तो उनके लिए ये भी एग्ज़ाम पास करना कोई इतना मुश्किल नहीं है। लास्ट वन पे इसमें डिग्री है इन्वॉल्व जो होती है वो एलएलबी की डिग्री है, लॉ ग्रेजुएट्स उनके लिए एक बहुत ही गोल्डन अपॉर्चुनिटी ऐसे होती है कि उनको ऑलमोस्ट उन्होंने ये तीनों ही एक्ट, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस, सेल टैक्स एक्ट और एफईडी जो फेडरल एक्साइज एक्ट ड्यूटी एक्ट जो है वो उन्होंने डिटेल में पढ़े होते हैं। उनके लिए भी ये सेक्शंस को पढ़ना इनको इतना मुश्किल नहीं होता। तो हम अब टॉपिक वाइज आ जाते हैं। जो सिलेबस के 2 पार्ट्स हैं, पार्ट 1 में इंग्लिश होती है 20 मार्क्स की, जिसमें फ़र्दर आगे डिवीज़न ऐसे की गई है, वोकैबुलरी है, ग्रामर, यूसेज है, सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग है। तो इसके लिए दोस्तों कोई स्पेसिफ़िक बुक नहीं है, आप इसका बेहतर है कि एफपीएससी के पास्ट पेपर उठाएँ, वहाँ पे देखें कि वोकैबुलरी एफपीएससी कैसे-कैसे इंग्लिश के वर्ड्स यूज़ करता है, ग्रामर के सेंटेंस, ग्रामर की मिस्टेक्स या जो भी हैं उनके हवाले से कैसे एरिया को फ़ोकस करता है। बाकी आप ये देखें सेंटेंस स्ट्रक्चरिंग, ये तीनों चीज़ें एक जनरल ग्रेजुएटेड जो पर्सन है उसको आती होती हैं, या आप इसको प्रिपरेशन करने के लिए बेहतर है कि आप एफपीएससी गूगल पे कुछ एफपीएससी के वर्ड्स वोकैबुलरी से रिलेटेड पढ़े होते हैं वो डाउनलोड कर लें। तो ये डिटेल में आप ये पोर्शन इजीली कवर अप कर सकते हैं, लेकिन इसको भी आपको थॉरोली पढ़ना चाहिए। बेस्ट पॉलिसी यही है कि आप इसके पास्ट पेपर उठा लें। सेकंड, पास्ट पेपर एफपीएससी की उठा लें। सेकंड पार्ट इसमें दोस्तों ये है जिसमें प्रोफेशनल टेस्ट है, उसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स हैं, हम टॉपिक वाइज इसमें डिस्कस करते चलते हैं डिटेल में। जो सबसे पहले टॉपिक है वो फंक्शंस ऑफ एफबीआर है। जैसे कि आप लोग काफ़ी सारे दोस्त जानते होंगे, एफबीआर बेसिकली टैक्स कलेक्शन का काम करता है, साथ साथ आपने इनकम टैक्स लॉस और इनकी अमेंडमेंट और टाइम टू टाइम जो इनमें भी जो भी अमेंडमेंट्स आती हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। फर्दर फिस्कल पॉलिसी की अटैचमेंट भी या बजटरी असाइनमेंट्स में भी ये इन्वॉल्व होता है। फंक्शन ऑफ एफबीआर जो है ये डिटेल में अब यहाँ पे डिस्कस करने का फ़ायदा इसलिए नहीं है कि ये फिर आपको डिटेल में जब पढ़ाया जाएगा उस वक्त डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। ये जनरली आप एफबीआर की वेबसाइट से भी ले सकते हैं। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी ये फंक्शन ऑफ एफबीआर दिए गए हैं, एज़ पर इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस भी हैं। जेनेरिकली आप देखते हैं तो वहाँ पे भी आपको इसमें काफ़ी सारा मटेरियल मिल जाता है और इसमें से काफ़ी सारे एमसीक्यूज़ आते हैं। इसमें ऑलमोस्ट 5 to 10 एमसीक्यूज़ मस्ट आ जाते हैं। सेकंड वन पे टॉपिक है फिजिकल पॉलिसी।
अब जो कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं या एमएस बी ग्रेजुएट इकनॉमिक्स हैं, उनके लिए तो ये कोई इतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि एक जनरल सा टॉपिक है। इसकी हार्डली कोई 10 to 15 स्लाइड्स होती हैं। आपको गूगल पे भी ये डाटा मिल जाता है, लेकिन बेस्ट है कि आप कोई प्रॉपरली किसी बुक से इसको प्रिपेयर करें। और फिस्कल पॉलिसी के इम्पेक्ट्स जो भी हैं बजट्स में, इसकी इकोनॉमिक इंडिकेटर्स होते हैं कुछ, वो आप लाजमी राइट डाउन करें, उनके नोट्स क्रिएट करें, सेल्फ नोट्स क्रिएट करें। अगर आप कोई एकेडमी ज्वाइन नहीं करते या कोई भी आप इसमें सेशंस, पेड सेशंस वगैरह नहीं ज्वाइन करते, तो बेस्ट है कि आप अपने इसमें जो इकनॉमिक्स को जानते हैं या जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है उनके साथ ग्रुप स्टडी कर लें। ग्रुप स्टडी कर लें तो उसमें से ये चीज़ें आपकी इजीली कवर अप हो जाती हैं। आपने इकोनॉमिक इंडिकेटर्स को लाजमी और मस्ट उनको राइट डाउन करना है, उनके नोट्स क्रिएट करने हैं, वहाँ से एमसीक्यूज लाजमी लगता है। इसमें एक एग्जांपल आपको दे देता हूँ, जिसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। वो ये है कि टैक्स टू जीडीपी रेशो जो है, परसेंटेज जो है, वो इसमें लाजमी आ जाता है। इसी तरह इन्फ्लेशन रेट है। ये एक कॉमन से आपके हैं एमसीक्यूज़ इकोनॉमिक इंडिकेटर से रिलेटेड, ये आपने मस्ट कवर अप करने हैं। इस फिजिकल पॉलिसी के हवाले से आपको गूगल से भी डाटा मिल जाता है। अदरवाइज़ आपको कोई भी आप बुक आप इकोनॉमिक्स की उठा लें, वहाँ पे बेसिकली इसकी डेफिनेशन वगैरह ये सारी चीज़ें आपको मिल जाती हैं। अब यहाँ पे चीज़ थोड़ी सी आपको बताता चलो कि आपने कंफ्यूज नहीं होना मॉनेटरी पॉलिसी और फिजिकल पॉलिसी के साथ। फिजिकल पॉलिसी टोटली फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जो कि डील्स करती है गवर्नमेंट के रेवेन्यूज़ और एक्सपेंडिचर्स के साथ। ये इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक स्टेबिलिटी इसका बेसिक पर्पस होता है। मॉनेटरी पॉलिसी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो है वो इशू करता है, जिसका बेसिकली सर्कुलेशन ऑफ मनी के साथ लिंक पर्पस होता है, उसी पर्पस के लिए वो बनाई जाती है। और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की है, जस्ट उसमें फेडरल गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। ये बेसिक आपने कंसेप्ट क्लियर करना है टाइम टू टाइम, इसको इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होना आपने। एमसीक्यूज़ में ये काफ़ी कन्फ्यूज सा एमसीक्यूज़ बना के दे दिया जाता है, लेकिन आपने इसको थोड़ा सा मॉनेटरी पॉलिसी का भी बेसिक कंसेप्ट ज़रूर याद रखना है कि उसका क्या पर्पस होता है और वो किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। थर्ड वन पे टॉपिक है जी टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। ये एक जनरल सा टॉपिक है। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में भी एक डिटेल्ड टॉपिक्स हैं सेक्शन वाइज, वहाँ पे इसको थॉरली स्टडी कर लेना चाहिए। गूगल से भी डाटा मिल जाता है, जनरल इसमें कुछ बुक्स में भी आ चुकी हैं टैक्स से रिलेटेड, इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान में टैक्सेशन के हवाले से। वहाँ से अगर आप डेप्थ में पढ़ना चाहें तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ एमसीक्यूज़ के हवाले से आप इनफ है कि आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जो टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के हवाले से हैं सेक्शन वाइज, वो आप रीड कर लें और दैट इज़ इनफ। रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, ये एक रिस्क एरिया है, क्योंकि इसमें कोई पता नहीं वो कैसा आपको एमसीक्यूज़ दे दे। इसको आपने ऐसे कवर करना है कि रिफॉर्म्स इन गूगल आप करें, उसमें देखें कि ईयर टू ईयर या गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट क्या कोई मेन रिफॉर्म्स आई हैं टैक्सेशन में। ये आप इसको कुछ एनालिसिस इसका बना लें। इसका एनालिसिस बहुत ज़रूरी है। आप आलमोस्ट इसके 2-3 पेजेस का नोट्स इसके ज़रूर बना लें। ये आपको डाटा इसका मोस्टली जो है वो नेट से ऑनलाइन मिल जाएगा। अगर तो आपको कोई बुक मार्केट में अच्छी मिल जाती है वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ऑनलाइन से ये आपकी ज़्यादा प्रिपरेशन हो जाएगी। नेक्स्ट वन है जी, यहाँ पे अब आ जाता है मेन जो स्पेसिफिक सिलेबस है। ये ऊपर वाले 3 टॉपिक्स आपके जो थे ये जनरल थे। अब फर्दर इसके बाद आपका आ जाता है जी इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001। इसमें इन्होंने स्पेसिफाइड कर दिया, वैसे तो इसके सेक्शंस बहुत ज़्यादा हैं, ये इसके चैप्टर, इसके पार्ट्स, इसके डिविजन्स बहुत ज़्यादा हैं। अब वो दोस्त जिन्होंने आज तक लॉ नहीं पढ़ा या जिनको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बेसिक लॉ बैकग्राउंड जिनका नहीं है या कॉमर्स बैकग्राउंड भी नहीं है, उनको थोड़ा सा मैं यहाँ पे ब्रीफ करता चला जाऊँ कि ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस बेसिकली एक, आप समझ लें कि एक लॉ है, एक एक्ट है जिसमें सेक्शंस होते हैं, मुख्तलिफ़ चीज़ें डिसाइड की जाती हैं। ये एक लॉ है कि एक आपने टैक्स के निज़ाम को कैसे चलाना है, उसकी ये एक डिफ़ाइन किया गया है। तो बहुत ज़्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं जी ये ऑर्डिनेंस, ये एक्ट, ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस चीज़ क्या है। तो बेसिकली दैट इज़ अ लॉ। इसमें टोटली लॉ लैंग्वेज है, आपको इसको अच्छा खासा डिटेल में पढ़ना चाहिए, जितनी भी इसकी जो स्पेसिफाइड सिलेबस है। अब सबसे पहले यहाँ पे इन्होंने चैप्टर 3 जो है वो शामिल कर दिया है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा फोकस इसलिए करूँगा कि कॉमर्स बैकग्राउंड वालों ने जितना भी न्यूमेरिकल पढ़ा है वो इस चैप्टर 3 में सारा कवर हो जाता है, क्योंकि इसमें आपके तमाम ऑल हेड ऑफ़ इनकम्स जो हैं वो डिटेल में डिस्कस किए जाते हैं। उनके सेक्शंस हैं, उनकी फ़र्दर डिस्कशंस हैं, अकाउंटिंग मेथड्स हैं,
डिडक्टिबल अलाउंसेस है। तो ये एक इसका थोड़ा-सा मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेक्शन नंबर जो इसका इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का चैप्टर 3 है, वो आपका स्टार्ट होता है सेक्शन 9 से, और सेक्शन 9 से स्टार्ट होकर आपका ये सेक्शन 65E तक ये चैप्टर 3 है। और ये आप इसमें आपके सबसे पहले आ जाती है कंप्यूटेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम, फिर हेड्स ऑफ इनकम आ जाते हैं, इनकम फ्रॉम सैलरी है। ये सेक्शन वाइज हैं, ये आपको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में इसका टेबल मिल जाएगा, वो सेक्शन वाइज होता है, चैप्टर वाइज होता है, वो आप ज़रूर देखें, उसको डिटेल में देखें कि आपका सेक्शन कौन सा सेक्शन किस चीज़ को डिस्कस करता है और कौन सा पार्ट है इसमें। ऑर्डिनेंस में कितने पार्ट्स हैं, कितनी डिवीजन्स हैं, कितने शेड्यूल्स हैं, इनमें से लाजमी MCQ लगता है। तो ये एक मखसूस सा सिलेबस आपको डिस्कस किया जा रहा है। इसका फर्दर जो नेक्स्ट पोर्शन है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में सिलेबस में जो इंक्लूड किया गया वो है पार्ट 4 ऑफ चैप्टर 10। इसका मैं आपको बता देता हूँ कि ये किस चीज़ को डील करता है। ये जी बेसिकली पार्ट 4 चैप्टर 10 जो है वो डील्स करता है कलेक्शन एंड रिकवरी ऑफ टैक्स, जो कि इंस्पेक्टर इन रेवेन्यू की प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। आपने इसका सेक्शन 137 से स्टार्ट होता है और ये सेक्शन 146B तक जाता है। ये एरिया आपने इसमें क्लियर करना है पार्ट 4 में। अब इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में जस्ट इन्होंने ये इतना ही सिलेबस दिया है, लेकिन आपने इसको ज़रा ओवरव्यू, इसमें जो रिस्क एरिया है उसको ऐसे कवर करना है कि इसमें शेड्यूल्स कितने हैं, कौन सा शेड्यूल किस चीज़ को डिस्कस करता है, टोटल सेक्शंस कितने हैं, टोटल चैप्टर्स कितने हैं, टोटल कौन से चैप्टर में कितने पार्ट्स हैं, कितनी डिवीजन्स हैं। ये चीज़ें आपने लाजमी क्लियर करनी है। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का बेसिक कंसेप्ट जो है वो आपको मिल जाता है इन आप जो भी आपकी हेल्पिंग बुक आप इसमें लगाते हैं, उस लेते हैं, ख़रीदते हैं मार्केट से, उसमें अवेलेबल होगा और वहाँ से मिल जाएगा। अदरवाइज़ गूगल से भी आपको इसका मिल जाएगा मटेरियल। तो यूँ दोस्तों इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को हमने डिस्कस कर लिया है। सेकंड वन जो यहाँ पे एक्ट है वो सेल टैक्स एक्ट 1990 है। ये बेसिकली डील करता है सेल टैक्स से रिलेटेड, जो कि आपने जनरली देखा होगा जब भी आप कोई चीज़ परचेज़ करते हैं उस पर 17% रिटेल प्राइस में इंक्लूडेड होता है, ये वही सेल टैक्स है। और ये इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस से इतना ज़्यादा आप कह लें कि ईजी तो नहीं, इसको भी लेना चाहिए, इसके भी थॉरोली स्टडी आपको करनी पड़ेगी। इसका थोड़ा सा ओवरव्यू मैं आपको दे देता हूँ। सेल टैक्स, इसमें सेकंड जो हम वीडियो रिकॉर्ड में करूँगा उसमें थोड़े से सिलेक्टिव स्टडी बता दूँगा, लेकिन ये कंप्लीट सिलेबस में कंप्लीट शामिल है। सेल टैक्स एक्ट के ऑल चैप्टर्स, ऑल सेक्शंस जो हैं वो आपने थॉरोली स्टडी करने हैं। नेक्स्ट मैं एक वीडियो रिकॉर्ड करूँगा जिसमें मैं सिलेक्टिव स्टडी का बता दूँगा। सेल टैक्स एक्ट में से सिलेक्टिव स्टडी आप कीजिएगा, क्योंकि आपका ऑलमोस्ट नवंबर में इसके एग्ज़ाम होंगे, तो तब तक आपके लिए इतना ज़्यादा सिलेबस को वो अनइम्पॉर्टेंट जो गैर ज़रूरी चीज़ें हैं, अननेसेसरी चीज़ें हैं, उन पे फोकस करने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेक्टिव स्टडी उसमें की जा सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं। और थर्ड वन पे है फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट 2005। ये बेसिकली फेडरल एक्साइज ड्यूटी, फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ों पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाई जाती है, उससे रिलेटेड डील करता है। ये भी कंप्लीट है और इसमें भी आप जो है सिलेक्टिव स्टडी की जा सकती है। और उसमें कुछ चीज़ें हैं जो MCQs उसमें कॉमन से लगते हैं, वो आपको सेल टैक्स में भी मिल जाएंगे, सेल टैक्स एक्ट में भी, और उधर FAD में भी मिल जाएंगे। तो वो अगर आप एक जगह से कवर कर जाते हैं तो वो आपके लिए इनफ है। लेकिन सेक्शन सेपरेट इसके याद करने हैं आपने, और कि कौन सा सेक्शन किस चीज़ को डील करता है फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट में, इसी तरह सेल टैक्स एक्ट में, और इसी तरह इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 में भी। तो इस तरह हमने थोड़ा सा
डिस्कस कर लिया। अब हम इस बात पे आ जाते हैं कि सिलेक्शन ऑफ बुक आपने कैसे करनी है, कौन सी बुक आपको ख़रीदनी चाहिए और कौन सी बुक आप ना लें। तो दोस्तों, आज मैंने कुछ मार्केट विज़िट की है, कुछ मैंने बुक्स देखी हैं। मैं पहले आपको बताता चलूँ कि मैंने जिस बुक से प्रिपरेशन की थी वो थी डॉगर्स वालों की। लेकिन अभी तक वो मार्केट में, आज भी मैंने पता किया है, वो अभी तक अंडर प्रिंटिंग प्रोसेस में है। इसी तरह डोगर के सेकंड वन जहांगीर्स वालों की बुक बेस्ट है। उन बुक का मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। पहले जो मैंने आज मार्केट में बुक विज़िट की है वो किसी आम राइटर की थी, किसी इम्पोर्टेंट पब्लिशर की तरफ से वो पब्लिश नहीं हुई थी। वो जो आज मैंने बुक विज़िट की है दोस्तों, उसमें ऐसा था कि कोई भी टॉपिक है, पहले जो आपके 3 टॉपिक्स हैं जिसमें आज का आ जाता है फंक्शन ऑफ एफडीआर, फिजिकल पॉलिसी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। ये चीज़ें तो वहाँ पे उन्होंने थॉरोली दी हुई हैं और इस हवाले से वो मुझे बुक रिलायबल लगी है। लेकिन जब मैंने उसके सेकंड ये नेक्स्ट 3 टॉपिक्स देखे हैं, तो ना ही सेक्शन वाइज उसमें थ्योरी थी और ना ही कोई आप कह लें कि कोई मुनासिब से एमसीक्यूज़ भी नहीं अवेलेबल थे उस बुक में। कोई अगर एक चैप्टर है तो मैक्सिमम उन्होंने उसके एमसीक्यूज़ 10 बनाए हुए थे, जो कि मैं नहीं समझता कि एक एफपीएससी के एग्ज़ाम के लिए रिलायबल बुक है। आपने ऐसी बुक देखनी है कि जिसमें ये तीनों एक्ट भी मौजूद हों, सेक्शन वाइज टॉपिक्स क्लियर हों, सेक्शन वाइज, ताकि आपको सेक्शंस याद हों, सेक्शन वाइज टॉपिक क्लियर हों। कोई भी आप टॉपिक पढ़ें तो आपको पता चल रहा हो कि आप कौन से सेक्शन में ये टॉपिक पढ़ रहे हैं। और साथ ही जब आप कोई भी सेक्शन पढ़ें, उसी चैप्टर के एंड पे उसके एमसीक्यूज़ दिए हों। तो इस तरह ये होता है कि आपकी एक जब थ्योरी आपने पढ़ी तो आगे एमसीक्यूज़ आप करते हैं तो आपको पता चला जाएगा कि आप कितनी चीज़ें रिमेंबर करते जा रहे हैं। ये एक सेल्फ़ असेसमेंट है। ये बेस्ट मेथडोलॉजी है जिसको मैंने भी अडॉप्ट किया था और अल्हम्दुलिल्लाह रिटर्न मेरा बहुत अच्छा हुआ था। 85-86 प्लस मेरे 100% एक्यूरेट थे, जो मुझे 100% श्योर थे। तो ये एक मेथडोलॉजी है। बुक सिलेक्शन में की फैक्टर्स आपने यही हमेशा रखने हैं कि जब भी कोई आप टॉपिक उसमें देखें, उसके साथ सेक्शन लिखा हो और आगे उसके एमसीक्यूज़ अच्छे खासे हों, कम से कम 3 से 4 पेजेस के एमसीक्यूज़ हों। ये ना हो कि एक आधे पेज के एमसीक्यूज़ हों, वो उसमें से काफ़ी सारे आपके एमसीक्यूज़ निकल जाएंगे। पहले आपने थ्योरी पढ़नी है, थ्योरी उस बुक में मौजूद हो, डेफिनेशंस भी कुछ इंपॉर्टेंट्स होती हैं, वो आप थ्योरी पढ़ेंगे तो उसके साथ ही एमसीक्यूज़ अवेलेबल हों, ताकि आपका रिस्क एरियाज़ जो हैं वो साथ साथ कवर होते जाएँ, आपकी सेल्फ असेसमेंट होती चली जाए। तो मेथडोलॉजी के बारे में भी आपको मैंने बता दिया। अब बात ये करते हैं कि काफ़ी सारे दोस्त कह रहे हैं जी बुक कौन सी लें। मैंने आपको बता दिया कि अभी तक मैं ये फ़ाइनल नहीं कर पाया। मैंने मार्केट विज़िट किया, मुझे कोई भी रिलायबल बुक नहीं मिली। मीनवाइल मैं आप लोगों को इसमें गाइडेंस ये दे सकता हूँ कि आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को डाउनलोड करें। उसका देखें कि सिलेबस में कौन सा पोर्शन है, उसको समझें। उसका पहले एक टेबल होता है इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस का। अगर किसी दोस्त को प्रॉब्लम आए तो वो मुझसे रब्ता करें, मैं आपसे वो टेबल शेयर कर दूँगा, जिससे आपको पता चल जाएगा आपके जो सेक्शंस इंक्लूडेड हैं वो उन सेक्शन में कौन कौन से टॉपिक आते हैं। बीकॉम्स जिनका बैकग्राउंड है उनको तो ये डेप्थ में पता होगा, लेकिन जिनका ग्रेजुएट विद इकनॉमिक्स हैं, स्टैटिस्टिक्स है, उनके लिए ज़रा प्रॉब्लम बनेगी। लॉ वालों के लिए भी इसमें कोई सच इतना सीरियस इशू नहीं है क्योंकि उन्होंने लॉज को पढ़ा होता है और उनको पता होता है कि ऑर्डिनेंस को कैसे पढ़ना है, या उनकी रीडिंग हैबिट ऑलरेडी होती है लीगल लैंग्वेजेस को रीड करने की, अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई होती है उनकी। तो मीनवाइल आप इसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस एफबीआर की वेबसाइट पे आप ओपन करेंगे, उसके बॉटम में जाएं, आप ऑर्डिनेंस भी पढ़े हैं, एक्ट्स भी पढ़े हैं। ऑर्डिनेंस के में आपकी टैब पे क्लिक करेंगे तो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस अपडेटेड अमेंडेड अप टू जून 30 जून 2021 तक आपको अपडेटेड मिल जाएगा। वो आप डाउनलोड कर लें, वहाँ से स्टडी स्टार्ट कर दें, थ्योरी स्टार्ट कर दें। एमसीक्यूज़ नहीं मिलते, डोंट वरी। एमसीक्यूज़ आप अभी काफ़ी टाइम है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस को पढ़ना स्टार्ट कर दें इसी तरह ऑनलाइन। जैसे ही वो क्लियर हो जाए, आप सेल टैक्स एक्ट का एक ओवरव्यू लें, उसमें से देखें कि जो डेफिनेशंस हैं वो आपने मस्ट करनी है सेल टैक्स एक्ट की। साथ ही आप फेडरल एक्साइज ड्यूटी एक्ट जो है उसको भी डाउनलोड कर लें। ये चीज़ें आप ऑनलाइन पढ़ना शुरू कर दें। कुछ दोस्त हैं जो डायरेक्टली
जाना चाह रहे हैं कि हमें फ़ौरन ही कोई शॉर्टकट मिल जाए और एमसीक्यूज़ मिल जाएँ। दोस्तों ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपको पहले ये एक्ट्स पढ़ने पड़ेंगे, थ्योरीज़ पढ़नी पड़ेंगी, उसके बाद आप ही किसी मेन एमसीक्यूज़ की जो है उसको पढ़ेंगे, तो वो आपको तभी ही रिमेंबर होंगे। अदरवाइज़ कोई फ़ायदा नहीं, एमसीक्यूज़ आपको कभी भी हेल्प आउट नहीं करेंगे रिटन एग्ज़ाम में। मीनवाइल आप जैसे कि ये ऊपर वाले आपके कॉमन 3 चैप्टर्स हैं, टॉपिक्स हैं सॉरी, फंक्शंस ऑफ एफबीआर, फिजिकल पॉलिसी, टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान। ये आप गूगल से भी डाउनलोड कर सकते हैं। कोई आपका कॉमर्स बैकग्राउंड वाला दोस्त है वो भी आपको हेल्प आउट कर सकता है। अदरवाइज़ मैं इस वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद ये आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप है, वो उसका भी लिंक शेयर कर दूंगा। फेसबुक एक ग्रुप है जिसमें मैं एडिड हूँ, वो भी आप लोगों को लिंक शेयर कर दूंगा। वहाँ पे सारा मटेरियल ऑनलाइन मैंने प्रोवाइड कर दिया हुआ है। बुक अभी तक फ़ाइनल इसी वजह से नहीं कर पा रहे कि मैं नहीं चाहता कि कोई दोस्त मिस गाइडेंस में चला जाए या मिस लीडिंग में चला जाए। आप थोड़ा-सा वेट करें, होप सो कि नेक्स्ट 10 डेज़ में ये बुक मार्केट में आ जाएगी, डॉगर्स वालों की या यूनिक वालों की, इल्मी वालों की या कारवान वालों की। इन 4 बुक्स में से 4 पब्लिशर में से किसी एक की मैं फ़ाइनल करूँगा। तो वो जैसे ही मुझे बुक मिलती गई तो रिलाएबल इन चारों में से कंपैरिज़न क्रिएट करूँगा और उसकी जो भी बुक आपको रिकमेंड करूँगा उसकी रीज़न्स बताऊँगा कि ये कैसे आपको इसमें बेनिफिशियल होगी। तो दोस्तों यूँ हमारी आज का ये इंट्रोडक्टरी जो एक पार्ट था वो क्लियर हुआ। फर्दर आपकी जितनी भी क्वेरीज़ हैं वो प्रॉपरली व्हाट्सएप ग्रुप में रिस्पॉन्ड की जा रही हैं और फेसबुक का जो ग्रुप है उसमें रिस्पॉन्ड की जा रही हैं। ये इंट्रोडक्टरी जो वीडियो रिकॉर्ड की गई है इसका पर्पज़ कोई पेड सेशंस या लेक्चर्स चलाने का नहीं था। ये जनरली बहुत सारे सोशल सर्कल में से दोस्तों की भी रिक्वेस्ट आ रही थी और जनरल फ्रेंड्स वगैरह की भी, तो जनरल स्टूडेंट्स की भी काफ़ी सारे दोस्तों की तरफ से रिपीटेड क्वेरीज़ थी। तो उस एक रश ऑफ कम्युनिकेशन या एक आप कह लें कि फेडअप होने से बचने के लिए मैंने एक वीडियो रिकॉर्ड कर दी है जो कि अब आपको काफ़ी सारी चीज़ें इसमें बता देगी। तो आप एक चीज़ दोबारा यहाँ पे रिपीट करना चाहता हूँ, कभी भी आप किसी बुक का इंतज़ार ना करें। ये कोई जनरल एबिलिटी का टेस्ट नहीं है, कोई पीपीएससी का टेस्ट नहीं है, इसमें स्पेसिफाइड सिलेबस है। आप इंग्लिश को डाउनलोड कर लें, इंग्लिश की चीज़ें वोकैबुलरी, एफपीएससी इंग्लिश वोकैबुलरी आप लिखें गूगल में तो आपको काफ़ी सारे पास्ट वर्ड्स मिल जाएंगे एफपीएससी के जो उन्होंने पास्ट पेपर्स में यूज़ किए हैं। वो आप उसमें से ऑलमोस्ट आपका कोई 500-700 वर्ड्स होंगे, वो डेली बेसिस पे 10-20 रिपीट करना स्टार्ट कर दें, ग्रामर यूज़ कर दें, अपनी प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। मीनवाइल जो जनरल टॉपिक्स हैं इनको गूगल से डाउनलोड करें और इनको टॉपिक वाइज आप उठा लें। फंक्शन ऑफ एफबीआर आपके 1 घंटे की मार है, फिजिकल पॉलिसी आपकी 1 घंटे की मार है। अगर आपका कॉमर्स बैकग्राउंड नहीं है तो आप बेहतर है किसी कॉमर्स बैकग्राउंड वाले से इसको अंडरस्टैंड कर लें। तो अदरवाइज़ नेक्स्ट मेरी वीडियोस में हम टॉपिक वाइज इसमें लगाएंगे, वीडियोस रिकॉर्ड की जाएंगी। टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिफॉर्म्स इन पाकिस्तान, इसके लिए थोड़ी सी आपको गाइडेंस की ज़रूरत है क्योंकि गूगल पे हो सकता है आपको ये स्पेसिफिक्स ना मिले। इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन की प्रॉपर एक वो डिटेल दी गई है। बेहतर है कि आप इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में से इसको सर्च आउट करें। मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो जो रिकॉर्ड करूँगा उसमें ये टॉपिक वाइज हम ये चीज़ें डिटेल में डिस्कस किया करेंगे। मीनवाइल आपके लिए इतना इनफ है, तो आप इस वीडियो को प्रॉपरली लिसन करें। इसमें कोई आपको एम्बिग्यूटी फील होती है, यू आर मोस्ट वेलकम, फील फ्री टू कांटेक्ट मी और आपको इंशाल्लाह इसमें प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड किया जाएगा और गाइडेंस जितना इंशाल्लाह हो सका वो आपको दिया जाएगा। मैं फिर दोबारा दोहरा रहा हूँ, इस इंट्रोडक्टरी वीडियो का कोई पर्पज़ नहीं था पेड सेशन चलाने का, पेड लेक्चर्स या पेड जूम पे कोई ऐसा ग्रुप बनाने का पर्पज़ नहीं है। ये टोटली एक जनरल चीज़ है। मैंने अपनी आसानी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली है ताकि बहुत सारे दोस्त जो हैं वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रही थी, उसमें काफ़ी सारे दोस्तों के मैसेंजर पे मैसेज आ रहे थे तो वो मैं किसी को प्रॉपर रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा था। तो अब मेरे लिए ईज़ी है कि मैं एक वीडियो का लिंक शेयर कर दिया करूँगा और आप इसको थॉरली लिसन कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, आपने वीडियो सुनी और आप किसी वक्त भी मुझे व्हाट्सएप पे, मेरे फेसबुक मैसेंजर पे आप किसी तरह भी मुझे अप्रोच कर सकते हैं। और अगर कोई दोस्त मिलना चाहे तो मोस्ट वेलकम, इसमें कोई बात नहीं है। लेकिन 9 to 5 मैं किसी को रिस्पॉन्ड नहीं दे पाऊँगा, ऑफिशियल असाइनमेंट्स होती हैं, उसमें कोई इस हवाले से गाइडेंस नहीं दी जा सकती। आफ्टर 5 o'clock ही मैं किसी को प्रॉपर्ली रिस्पॉन्ड करूँगा। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।